हर माँ अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हंटर ने मां हियर्स अंदाज में कहा, इसलिए इसे अपनी औलाद की खातिर ज़िंदगी भर कड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। प्लीज़ तुम मेरे काशी को कुछ नहीं करना, वो मिन्नत रेज लहजे में बोली। इसकी सलामती की खातिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हंटर ने बेरहमी से कहा, पहले तुम अपने बेटे से बात कर लो, बाकी सब बाद में। फिर हंटर ने अपने सेलफोन से कहीं कॉल लगाई और सेलफोन को स्पीकर पर डालने के बाद महाजबीन की जानिब बढ़ा दिया। अगले ही लम्हे फ़ोन के स्पीकर पर काशी की आवाज़ उभरी, हेलो मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान। महाजबीन ने जज्बात से लबरेज आवाज़ में कहा, तुम कहाँ हो? तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाई? नहीं मम्मी, मैं बहुत मज़े में हूँ, काशी ने जवाब दिया। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, आप इनकी बात मान लोगी तो ये मुझे वापस बोर्डिंग में पहुँचा देंगे। ओके बेटा, आई लव यू, महाजबीन ने बर्राई हुई आवाज़ में कहा। आई लव यू टू मम्मी, काशी की आवाज़ सुनाई दी। सेलुलर मुलाकात का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हंटर ने महाजबीन के हाथ से अपना सेलफोन वापस लेते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, जैसा कि काशी ने तुम्हें बताया है कि अंकल बहुत अच्छे हैं, अगर आप मेरी बात मान लोगी तो मैं काशी को सही सलामत इसके बोर्डिंग हाउस पहुंचा दूंगा। तो इस में रत्ती बराबर भी शक ये झूठ नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो लाजमी करता हूँ। महाजबीन को इस बात का तो बखूबी अंदाजा हो गया था कि वो गन बरदार इसकी या इसके बेटे की जान का दुश्मन नहीं है, लेकिन वो इसके मकासद से वाकिफ नहीं थी। तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? इसने हिम्मत करके पूछ लिया। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सिर्फ तुम्हारा दोस्ताना ताउन, हंटर ने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, और वो भी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रही हूँ, महाजबीन ने कड़वे लहजे में कहा। आओ बेडरूम में चलते हैं, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करो और यहाँ से चले जाओ, और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं सारी अज़ीज़ें काशी के रोशन मुस्तकबिल के लिए ही बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम मुझे बेडरूम में क्यों ले जाना चाह रही हो? हंटर ने स्पॉट आवाज़ में इस्तफसार किया। ताकि तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सको, महाजबीन ने तंज़िया लहजे में जवाब दिया। हर मर्द एक औरत से तो यही चाहता है, कभी दौलत के जोर पर, कभी ताकत के बलबूते पर, और कभी इसके मासूम बेटे को अगवा करके। तुम उल्टी खोपड़ी की मालिक हो, हंटर ने इसकी आंखों में झांकते हुए तेज लहजे में कहा। इसीलिए तुम दुनिया के मर्दों को एक ही तराजू में तोल रही हो। तो फिर वो हद दर्जा उलझन ज़्यादा लहजे में मुस्तफसर हुई, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमने काशी को किस मकसद से अगवा किया है? तुम इससे क्या चाहते हो? मुझे तुमसे नहीं, इससे मतलब है, हंटर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जो थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, अपने एक खास ज़रूरत पूरी करने और अपना पैसा वसूल करने। तुम हारिस महमूद की बात कर रहे हो, बेसाता इसके मुंह से निकला। पहली बार तुम ठीक समझी हो। हंटर ने तौसीफी नज़र से इसकी तरफ देखा। मैं इस बंदे के लिए यहाँ आया हूँ, मैं इसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो तुम्हारे तावन के बगैर मुमकिन नहीं। तुम हारिस महमूद के साथ कुछ करने की ख्वाहिश रखते हो। वो टटोलती नज़र से हंटर को देखते हुए इस्तहज़ाइया लहजे में बोली, तो तुम इस लाइन के हो? क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर सोचता है? हंटर ने बेजारी से कहा, क्या एक मर्द को दूसरे मर्द के अलावा कोई और भी काम नहीं हो सकता? तो फिर तुम ही बताओ। वह एक मुज़म्मिल सांस खारिज करते हुए मुस्तफसिर हुई। तुम्हें हारिस महमूद से क्या काम है, और अब इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अब आई हो तुम पटड़ी पर, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी देर में तुम्हारा फाइनेंसर अपनी शाम को रंगीन और संगीन बनाने के लिए यहाँ आने वाला है। वो आते ही तुमसे काफ़ी की फरमाइश करेगा, क्योंकि इसे तुम्हारे हाथों की बनाई हुई काफ़ी बहुत पसंद है। और तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? वो कता कलामी करते हुए बोली, जैसे ये मालूम हुआ कि तुम्हारा काशी किस बोर्डिंग स्कूल में है, और हारिस से पहले तुम वलीद अहमद की दिल बस्तगी का सामान हुआ करती थी। हंटर ने चुभते हुए लहजे में कहा, और अब तुम मजीद सवाल नहीं करोगी। मेरी बात को तवज्जो से सुनो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला साथ। मेरी बात बेजे में उतरी कि नहीं? उतर गई है। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, आगे क्या? तुम इसके लिए जो काफ़ी बनाओगी, इस काफ़ी में एक इंजेक्शन मिला दोगी। तुम वो काफ़ी सर्व करोगी, वो जैसे ही काफ़ी ख़त्म करेगा मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से निकल जाऊंगा। इसके साथ ही तुम्हारे बेटे काशी को इसके बोर्डिंग हाउस पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरा तुमसे एक असली मर्द वाला वादा है। तुम्हारी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो शिकस्त छोड़ता लहजे में बोली, मैं उम्मीद करूंगी तुम जुबान की दन्नी और एक असली मर्द ही साबित होगे। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। वो चट्टानी लहजे में बोला, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस इंजेक्शन के अंदर किस किस्म की दवा है? महाजबीन ने पूछा। अगर वो काफ़ी पीकर हारिस को कुछ हो गया तो मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। तुम मेरी पोजीशन समझ सकते हो, मैं तुम्हारी पोजीशन और सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हंटर ने तसल्ली में लहजे में कहा, इत्मीनान रखो, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। काफ़ी में मिलाए गए इंजेक्शन से हारिस की तबीयत में बोझलपन और बेजारी सी आ जाएगी, बल्कि यूँ समझो कि वो बेरगबती का शिकार हो जाएगा और इसे नींद आने लगेगी। मेरे ख्याल में वो काफ़ी पीने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ नहीं टिकेगा और अपने घर रवाना हो जाएगा। अगर रात में इसके साथ कुछ हो जाता है तो तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। इस हवाले से कभी तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, और इस अरसे में तुम इधर ही रहोगे। बेशक, हंटर ने कती लहजे में कहा, काम मुकम्मल होने से पहले मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे इस काम के पीछे कौन है, लेकिन मैं काशी की सलामत ज़िंदगी के लिए तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। तुम इसे एक माँ की मजबूरी समझ सकते हो, मैं किसी की मजबूरी से कभी खिलवाड़ नहीं करता। हंटर ने सनसनाते लहजे में कहा, हारिस के यहाँ से रवाना होने के बाद दोबारा काशी से तुम्हारी बात कराऊंगा, और वो भी इसके बोर्डिंग हाउस से। बस मेरे सुकून के लिए इतना ही काफ़ी है। वो तशक्कुराना लहजे में बोली, मैं इसको काफ़ी नहीं समझता। हंटर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम मुझसे जो ताउन करने जा रही हो इसका तुम्हें इनाम ही मिलेगा।
मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें पूरे 2.5 लाख रुपए दूंगा ताकि तुम इन्हें काशी के बेहतर मुस्तकबिल पर हज कर सको। हमारे इस मुख्तसर ड्रामे में इस बच्चे का भी एक अहम रोल है, वो भी मुआवजे का हक रखता है। माजिबीन की समझ में न आया कि वो हंटर की बात के जवाब में क्या कहे। बिलाहिर इसने ससरी अंदाज में एक अहम सवाल किया, इस दौरान मैं तुमको इस अपार्टमेंट में छुपा कर कैसे रखूंगी? अगर हारिस की नज़र तुम पर पड़ गई तो तुम्हारा खेल बिगड़ कर रह जाएगा और तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। वो अपने साथ एक गन भी रखता है। ये सब सोचना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। हंटर ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम बस इतना करो जितना मैं कहूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इधर हंटर की बात है तो उधर अपार्टमेंट की इतलाई घंटी बज उठी। शाम का आगाज हो गया और अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा शख्स हारिस महमूद के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि इसके सेलफोन पर हंटर की कॉल है। इसने फौरन कॉल रिसीव की और छूटते ही कहा, मैंने वो खबर पढ़ ली है और न्यूज़ चैनल पर भी देख ली है। वाकई तुम कमाल के इंसान हो मिस्टर वलीद, हंटर ने सपाट आवाज़ में कहा। हमारे दरमियान कुछ हिसाब बाकी है। बिल्कुल है, और हिसाब को बेबाक हो जाना चाहिए, इसके क्लाइंट ने मजबूत लहजे में कहा। तो फिर अपनी बाकी की पेमेंट लेने कब आऊँ? 2 घंटे के बाद तुम किसी भी वक्त आ सकते हो, क्लाइंट ने कहा। मैं शाम 6 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, जब भी आना हो टाइम कंफर्म करके आ जाना, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट रेडी मिलेगी। मैं ठीक 2 घंटे के बाद ही आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, हंटर ने कहा। यही मेरा कंफर्म टाइम है। ठीक हो गया, क्लाइंट ने कहा, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वो पूछे बगैर ना रह सका। गुज़श्ता रात हमारी बेसमेंट में 2 कुत्ते मरे हुए मिले हैं, वलीद ने वजाहत करते हुए बताया। इन आवारा कुत्तों ने कहीं से कोई जहरीली शय खा ली थी और गार्ड की नज़र बचाकर वो बिल्डिंग के बेसमेंट में घुस गए। आज सुबह इन लाशों को निकलवाया गया है और पूरे बेसमेंट की सफाई धुलाई का अमल जारी है। इसलिए वो सांस संवार करने की गर्ज से रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इसलिए तुम्हें अपनी गाड़ी बाहर सड़क पर ही पार्क करना होगी। इस जहमत के लिए मैं माजरत हुआ हूँ। नो इशू, हंटर ने बेपरवाही से कहा। मैं अपनी कार को साइड स्ट्रीट पर पार्क कर दूंगा, वहाँ अच्छी खासी जगह होती है। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्लाइंट ने मुतमईन लहजे में कहा। तुम्हारे 7.5 लाख के साथ मिलते हैं। ये कहते हुए हंटर ने राब्ता मौकूफ कर दिया। गुज़श्ता शाम हंटर ने महाजबीन के साथ किए हुए तमाम वादे निभा दिए थे और इसके अपार्टमेंट को छोड़ते हुए वो इसे 2.5 लाख के करेंसी नोट भी देकर आया था। ये वही रकम थी जो वलीद ने इसे फीस से ज्यादा दी थी। वो इस वक्त अपने क्लाइंट के सामने कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसने तय कर लिया था कि ऊपर के 5 लाख रुपए वो नेक मकासद में लगाएगा। 2.5 लाख रुपए वो कल महाजबीन को दे आया था और आज उसे जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख मिलने वाले थे, इन्हें इसने खैराती इदारे में देने का सोच रखा था। मज़कूरा इदारा यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत और निगहदाश्त करता था। ठीक 2 घंटे के बाद वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। रस्मी इलाक के बाद वलीद ने तरंग भरे लहजे में कहा, मारूफ बिजनेसमैन हारिस महमूद गुज़श्ता रात अपने बेडरूम में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। हंटर ने सर को इस बाती जम्बश देने पर इत्तफाक किया। माइंड ब्लोइंग, बल्कि माइंड ब्लास्टिंग हंटर। वो हैरत, सताइश और तहसीन से मिले जुले इसरात के साथ बोला, मैं समझ नहीं पा रहा तुमने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। आपकी ही डिमांड थी ना मिस्टर वलीद, हंटर ने मुतदिल अंदाज में कहा। एन फितरी और तबई मौत, आप मेरे काम से मुतमईन तो है ना? मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ, वो इज़तरारी लहजे में बोला। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुमने ये कमाल कैसे कर लिया है। हंटर चंद लम्हात तक अपने क्लाइंट को तकता रहा, फिर ठोस अंदाज में बोला, ये मेथनाइल पायरिडेन का कमाल है। आसान अल्फाज में बोले तो हंटर ने आसान अल्फाज में बोल दिया, लिक्विड निकोटिन। लिक्विड निकोटिन, क्लाइंट ने हंटर के अल्फाज दोहराए। निकोटिन में तो तंबाकू पाया जाने वाला एक जहरीला मादा है। तुमने इसकी लिक्विड फॉर्म को अपने टारगेट के जिस्म में कैसे पहुंचाया? और ये भी बताओ, क्या लिक्विड निकोटिन में से किसी इंसान की इस तरह मौत वाक़ई हो जाती है? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा, हंटर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। लिक्विड निकोटिन खून में शामिल होने के बाद इंसान के दिल पर असर करती है और 3 से 5 घंटे के अंदर इसके हरकत को मुकम्मल तौर पर रोक देती है। दुनिया का कोई भी टेस्ट ये साबित नहीं कर सकता कि इस इंसान की मौत हरकत कल्ब बंद होने से नहीं हुई। और स्मोकर्स के मुकाबले में तो डॉक्टरों का फतवा हार्ट अटैक से शुरू होकर हार्ट अटैक पर ही खत्म होता है। हारिस बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने का आदी था, बल्कि उसे एक चेन स्मोकर कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्लाइंट ने गहरी संजीदगी से कहा और फिर सवालिया नज़रों से वो हंटर को तकने लगा। ओह, आपका पहला सवाल, हंटर ने चौंकते हुए लहजे में जवाब दिया। मिस्टर वलीद, मैं आपके इस सवाल का मुफस्सिल जवाब देना चाहूँगा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी एक बात मानना होगी। ज़रूर मानूंगा, वो इज़तरारी लहजे में बोला। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी तुमने मुझे दी है। हंटर ने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में अपने क्लाइंट को बता दिया कि इसने लिक्विड निकोटिन को किस तरह हारिस के मैदे तक पहुँचाया। वेल डन, हंटर की बात होने पर क्लाइंट ने इस्तफसार किया। अब मुझे ये भी बता दो कि तुम्हारी कौन सी बात मानना होगी। मैं चाहता हूँ कि आप महाजबीन को माफ़ कर दें, हंटर ने मुतदिल अंदाज में कहा। वो अपने बच्चे की वजह से मजबूर हो गई थी, इसे एक महफूज पनाहगाह की ज़रूरत है और ये तहफ़्फ़ुज़ आप ही से फराहम कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है, क्लाइंट ने जहरीला मुस्कुराते हुए कहा। समझ लो मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया, तुम मुतमईन ज़हन के साथ जा सकते हो। हंटर ने अपने क्लाइंट का शुक्रिया अदा किया और बाकी की 50% फीस वसूल की और वलीद के ऑफिस से बाहर निकला। इसने अपनी कार को बगली गली में पार्क कर रखा था। वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। सबसे पहले इसने 7.5 लाख रुपए के करेंसी नोटों को कार के दरवाजों की लाइटिंग के अंदर छुपाया
और फिर चाबी को इग्निशन के अंदर दाखिल कर दिया। चाबी अपने मखसूस स्लॉट के अंदर ठीक से घुस गई, लेकिन कबल इसके कि हंटर चाबी घुमाकर कार स्टार्ट कर पाता। एक दहकती हुई आहनी सुलाह इसे अपने सर में दाखिल होती हुई महसूस हुई। किसी नज़दीकी इमारत की छत पर गाद लगाए बैठे स्नाइपर की चलाई हुई बेआवाज़ 9mm बुलेट ने हंटर की खोपड़ी के आर पार हवादान बना दिया था। जिंदगी के आखिरी लम्हात में हंटर के जहन में सिर्फ एक ही सोच थी, और ये सोच दरअसल इसके आखिरी क्लाइंट के कहे हुए ये अल्फाज थे, मैं अपने जुर्म का कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता, हर वो छोटे से छोटा सबूत मिटा देता हूँ जो किसी भी मरहले पर मेरे खिलाफ जा सकता हो, मैं इसे हरफ गलत की तरह मिटा देता हूँ।